इस लेक्चर में एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग M5 का जो हमारा पेपर है उसके अंदर एक टॉपिक है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो उसका जो 18 अटेम्प्ट में जो क्वेश्चन आया हुआ है उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखते हैं, और इस क्वेश्चन को भी करने से पहले अगर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और डिफरेंस नहीं पता कि जो ABC कॉस्टिंग है और जो हमारा फैक्ट्री ओवरहेड जो हम अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड्स में फाइंड करते थे उसमें बेसिक डिफरेंस नहीं पता, तो मैंने एक ऑलरेडी समरी लेक्चर अपलोड कर दिया हुआ है ABC कॉस्टिंग का, तो इसको लाजमी देख लें। तो ताकि अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो क्लियर हो जाए। तो खैर अभी इस क्वेश्चन के साथ साथ हम सारे कॉन्सेप्ट्स को भी देखेंगे और सॉल्व करेंगे इसको। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखते हैं। कैलकुलेट पर यूनिट कॉस्ट फॉर ईच प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमारे पास जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगे उसकी हमने पर यूनिट कॉस्ट फाइंड करनी है यूजिंग ABC कॉस्टिंग। तो पहले क्या होता था, जो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम होता था हमारा अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड्स, तो अब वो कह रहे हैं कि अभी हम फाइंड करें ABC कॉस्टिंग के थ्रू। ठीक है, ऑल वर्किंग शुड बी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट डिजिट। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। F&C मैन्युफैक्चर्स थ्री प्रोडक्ट A, B एंड C, तीन प्रोडक्ट्स हैं। ईच प्रोडक्ट यूजेस द सेम मटेरियल एंड द सेम टाइप ऑफ डायरेक्ट लेबर बट इन डिफरेंट क्वांटिटीज। ठीक है, क्वांटिटीज डिफरेंट है और मटेरियल लेबर सेम ले रहे हैं। फॉर मेनी years द कंपनी हैज बीन यूजिंग फुल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्बिंग ओवरहेड्स ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स। ठीक है, तो पहले क्या होता था, हर क्वेश्चन में इसी तरह से बताया हुआ होगा कि भाई पहले जो है कंपनी जो है वो जैसे हम अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड्स के चैप्टर में करते थे कि सारे एफओएच को जमा करते थे, उनको डिपार्टमेंट में लेके जाना। ठीक है, फिर डिपार्टमेंट से जो सेकेंडरी पहले प्राइमरी अपॉर्चनमेंट करते थे फिर सेकेंडरी अपॉर्चनमेंट करते थे, इस तरीके से। तो पहले जो है वो इसी तरह से होता था, ये कंपनी भी एब्जॉर्ब करती थी ओवरहेड्स ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स। लेकिन अब क्या हुआ, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम जो है वो कंसीडर कर रही है कंपनी। द डिटेल्स ऑफ द थ्री प्रोडक्ट्स आर एज फॉलोज। तो हमारे पास आर्स जो है पर यूनिट दे दिए हैं, लेबर आर्स भी मशीन आर्स भी। तीन प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, मटेरियल कॉस्ट भी दे दिए पर यूनिट, और प्रोडक्शन भी हमें बता दिए यूनिट्स में। फिर कह रहे हैं कि द टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर रिपोर्टेड एज, ये हमें अमाउंट दे दिए, जितने सारे के सारे ओवरहेड्स थे उन सबको ऐड करके एक हमें अमाउंट बता दी है। एंड फर्दर एनालिसिस शोज दैट द टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड कैन बी डिवाइडेड एज फॉलोज। फिर इन इस ये जो अमाउंट है इसकी डिवीजन बता दी है कि इसमें से इतना परसेंटेज जो है वो सेटअप है, 24% जो है मशीन से रिलेटेड कॉस्ट है। तो इसकी हमें इसको हम सिंपली अभी कर लेते हैं, इसको तोड़ लेते हैं इस कॉस्ट को। जो हमें टोटल जो कॉस्ट दी हुई है वो 717195000 की है। ठीक है, फिर इसको अब हमने सेटअप कॉस्ट में तोड़ना है, मशीनरी से रिलेटेड कॉस्ट में तोड़ना है, मटेरियल हैंडलिंग में तोड़ना है, और इंस्पेक्शन में। तो ये जो 7199500 है इसका 30% जो है वो हमारे पास सेटअप कॉस्ट है। ठीक है, फिर सिमिलरली इसी का जो टोटल अमाउंट है इसका 24% जो है वो मशीनरी से रिलेटेड है। फिर उसके बाद इस टोटल अमाउंट का जो 21% है वो हैंडलिंग से रिलेटेड है। और फिर इसी टोटल अमाउंट का जो 25% है वो हमारे पास इंस्पेक्शन से रिलेटेड है। तो ये सिंपली हमने क्या किया, जितनी भी हमारे पास कॉस्ट थी उसको हमने अ, जो उसकी परसेंटेजेस दी हुई थी उनमें कर लिया। ये हमारे पास टोटल थी, और इन सब कॉस्ट का भी अगर मैं टोटल करूं तो ये सेम ही आएगा, 7199500। फिर उसके बाद ये हमने कॉस्ट तो हमारे पास निकल के आ गई सामने सामने से। फिर कह रहे हैं द फॉलोइंग टोटल एक्टिविटी वॉल्यूम्स आर एसोसिएटेड विद ईच प्रोडक्ट लाइंस फॉर द पीरियड एज फॉर होल। अच्छा, मैं थोड़ा सा अगर कॉन्सेप्ट दूं तो पहले क्या होता था, जो हमारे पास अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड्स का चैप्टर था उसमें क्या होता था, सारी कॉस्ट को हम डिपार्टमेंट्स में लेके जाते थे, जितने भी हमारे पास ओवरहेड्स होते थे उनको डिपार्टमेंट्स में लेके जाते थे। लेकिन ABC कॉस्टिंग में क्या हुआ, न्यू कॉन्सेप्ट निकला, ABC कॉस्टिंग ने बोला कि भाई डिपार्टमेंट्स में नहीं लेके जाओ, हर जो जो एक्टिविटी जिधर जिस एक्टिविटी पे ज्यादा काम हो रहा है ना उस एक्टिविटीज में बांट दो सारी कॉस्ट को। पहले पहले क्या होता था, हम डायरेक्टली डिपार्टमेंट्स में लेके जा रहे हैं, यहाँ अब ये नहीं हो रहा। यहाँ क्या हो रहा है कि जिस एक्टिविटी पे ज्यादा काम हो रहा है हम एक्टिविटीज के थ्रू ओवरहेड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये हमें एक्टिविटी का वॉल्यूम बता दिया एसोसिएटेड विद द ईच प्रोडक्ट लाइन फॉर द पीरियड एज अ होल। नंबर ऑफ सेटअप्स बता दिए, ये सेटअप की कॉस्ट दी हुई थी 30% जो हमने फाइंड कर ली। फिर अब इन्होंने बता दिया कि भाई सेटअप को नंबर ऑफ सेटअप्स हैं, फिर नंबर ऑफ मटेरियल, मूवमेंट ऑफ मटेरियल है, इंस्पेक्शन है। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज रुपीज 600 पर आवर एंड OAR जो है
ये वाला जो ओ ए आर है ये पहले यूज होता होगा, जो कि 1070 पर मशीन आर है, क्योंकि पहले जो है मशीन आवर्स की बेसिस पे हम ओवरहेड्स को बांटते थे। तो पहले, अगर मैं पहले की बात करूं, एबीसी कॉस्टिंग से पहले क्या होता था, ये टोटल ओवरहेड्स कंपनी पकड़ती थी, ये जितने भी हैं, ठीक है, इसको डिवाइड करा, इसको ओ ए आर, और हमारे पास ये ओवरहेड ओ ए आर भी पता होता था। तो इस तरीके से पहले हमारे पास निकलती। अब हम क्या कर रहे हैं, एबीसी कॉस्टिंग को फॉलो कर रहे हैं। तो ये हमने क्वेश्चन को रीड कर लिया और देख लिया इसमें मेजर क्या क्या चीज़ें थी। तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो है, जिस तरह हम ओवरहेड्स में करते थे, यहाँ पे भी ऐसे ही हो जाएगा कि बेसिस आ जाएंगी, यहाँ पे हमारे पास एक्टिविटीज आ जाएंगी, यहाँ पे बेसिस आ जाएंगे, फिर ए है, बी है और सी है। ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं सेटअप की जो कॉस्ट है, हमारे पास ये सेटअप कॉस्ट है, इसको अगर फाइंड करें, सेटअप कॉस्ट की इसकी बेसिस क्या होंगी, इसकी बेसिस होंगी नंबर ऑफ सेटअप। ठीक है, सेटअप कॉस्ट को नंबर ऑफ सेटअप्स की बेसिस पे बांटना है। तो यहाँ पे हमने बेसिस लिख दी, नंबर ऑफ सेटअप। ठीक है, नंबर ऑफ सेटअप्स की बेसिस पे बांटना है। तो अब इसको पहले फाइंड कर लेते हैं, इसकी वैल्यूज। यहाँ पे एक वर्किंग कर लेते हैं। ठीक है, वर्किंग में क्या होगा कि पहले तो डायरेक्ट ही, अच्छा नंबर ऑफ सेटअप्स तो हमें डायरेक्ट ही दिए हुए हैं, टोटल इन्होंने ऐड करके दे दिए। वैसे कुछ क्वेश्चंस में क्या होता है कि हमें नंबर ऑफ सेटअप्स भी फाइंड करने होते हैं, यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट बता दिया कि 80 जो हैं सेटअप्स वो ए में लगते हैं, 120 सेटअप्स जो हैं वो बी में लगते हैं, और 500 सेटअप्स जो हैं वो सी में लगते हैं। तो ये जो सेटअप की कॉस्ट है, इसको हम इसमें बांट देते हैं। यहाँ पे अगर मैं वर्किंग कर लूँ, तो टोटल जो कॉस्ट है मेरे पास सेटअप की, वो ये हमने फाइंड करी। ठीक है, इस टोटल कॉस्ट को, ये जो टोटल कॉस्ट फाइंड करी है, इसको मैं डिवाइड करा रहा हूँ टोटल नंबर ऑफ सेटअप्स कितने हैं, 700 से। ठीक है, ताकि मैं इस 700 से डिवाइड करा के मुझे क्या मिलेगा, मुझे पर सेटअप की कॉस्ट मिल जाएगी। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गई, 30,855 क्या आ गई, ये मेरे पास पर सेटअप की कॉस्ट आ गई। अब इस पर सेटअप की कॉस्ट को ना मैं इजीली बांट सकता हूँ, जितना ए में सेटअप लगे, जितने बी में, जितने सी में। कैसे, तो देख लेते हैं। एक सेटअप का जो अमाउंट है वो है 30,855। अब ए में कितने सेटअप्स लगे हैं, ये इन्होंने दिए में कि ए में जो है वो 80 नंबर ऑफ सेटअप्स हैं, तो 80 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, यहाँ की बात करें, एक सेटअप की अमाउंट, तो जितने बी में सेटअप्स लगे हैं, बी में लगे हैं 120। ठीक है, फिर सी में एक सेटअप की अमाउंट, और सी में कितने सेटअप्स हैं, 500, 500 से मल्टीप्लाई। तो इस तरीके से ये मैंने क्या किया, सेटअप कॉस्ट जितनी भी थी उन सबको ए बी एंड सी में बांट दिया। ये वाली जो सेटअप कॉस्ट थी, इसको मैंने बोला कि भाई ये डायरेक्टली नहीं लेके जानी है, मैंने एक्टिविटीज में लेके जानी है, तो मैंने तीनों ए बी सी जो हमारे पास प्रोडक्ट्स थे उनमें बांट दिए। अब हमारे पास दूसरी कॉस्ट है मशीनरी, मशीनरी की। ठीक है, मशीनरी रिलेटेड कॉस्ट है, मशीनरी रिलेटेड कॉस्ट। ठीक है, अब क्या होता है, क्वेश्चंस में ना कुछ कुछ हमें ये इधर डायरेक्टली नहीं दिए हुए होते, मतलब यहाँ नहीं दिए हुए होते। जैसे कुछ को लिंक कर दिया होता है लेबर आर से, कुछ को लिंक कर दिया होता है मशीन आर से। तो अब मुझे बताएंगे जो मशीनरी रिलेटेड कॉस्ट होगी, तो ये मशीन आर्स से लिंक्ड हुई भी होगी। ठीक है, जितने मशीन आर्स वर्क होगा उतना, जित फॉर एग्जाम्पल ए में जो है 20,000 मशीन आर्स वर्क हुआ है, तो ए में उस हिसाब से, बी में जो है सिर्फ 5,000 मशीन आर्स लगे हैं, सी में फॉर एग्जाम्पल 15,000 मशीन आर्स लगे हैं, तो ये मशीन आर्स की बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। यहाँ पे उसकी सुटेबल बेसिस मुझे नहीं दी हुई। नंबर ऑफ मूवमेंट ऑफ मटेरियल, ये हैंडलिंग कॉस्ट पे लग जाएगा। इंस्पेक्शन रिलेटेड कॉस्ट जो है वो नंबर ऑफ इंस्पेक्शन पे लग जाएगी। तो अब मुझे यहाँ से पता चला कि मशीनरी रिलेटेड कॉस्ट जो है वो तो जितना टाइम, जितना आवर्स मशीन काम लेती है जिस डिपार्टमेंट में, उसके हिसाब से होनी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे वर्किंग करूँ और यूनिट्स मैं फाइंड करूँ, यूनिट्स मेरे पास कितने हैं, वो दिए हैं, प्रोडक्शन यूनिट्स दिए हैं 1500, 2500 और 14,000। ठीक है, यहाँ से भी पता चल रहा है कि भाई इसमें सिर्फ 1,500 यूनिट्स बन रहे हैं, इसमें ढाई ढाई हजार बन रहे हैं, इसमें देखें कितने सारे 14,000 यूनिट्स बन रहे हैं। तो ऑब्वियसली जब यहाँ पे 14,000 यूनिट्स ज्यादा बन रहे हैं, तो मशीन आवर्स भी ज्यादा लग रहे होंगे। तो चेक कर लेते हैं। अगर मैं फाइंड करूँ, ये इस तरह की ना एक टू कॉलम्स वर्किंग करनी है, मैंने उस क्वेश्चन में समझाया हुआ भी है, जो कॉन्सेप्चुअल वाला क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे भी बता रहा हूँ कि जब भी एबीसी कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, तो ये मेन वर्किंग चल रही होगी, साथ में जो हम साइड वर्किंग कर रहे होंगे उसमें क्या होगा, सबसे पहले यूनिट्स लिख लेंगे।
फिर आप जैसे हमने मशीन आवर्स के बेसिस पे बांटना है, तो हमें मशीन आवर पर यूनिट दिए हैं। ठीक है, टोटल मशीन आवर्स नहीं है, ये मशीन आवर पर यूनिट दिए हैं। तो यहाँ लिख लेंगे मशीन आवर्स पर यूनिट। ठीक है, मशीन आवर्स पर यूनिट कितने कितने दिए हुए हैं? 2, 1.5 एंड 2.5। ये दिए गए 2, 1.5 एंड 2.5। अच्छा, इनको हमें पॉइंट्स में चाहिए, तो पॉइंट्स में ले आते हैं। 2, 1.5 एंड 2.5, ठीक है। अब अगर मैं टोटल मशीन आवर्स फाइंड करना चाहूँ, तो वो कैसे आएंगे मेरे पास? ये टू क्या बता रहा है? ये यहाँ पे समझने की बात है। पहले ये टू क्या बता रहा है? ये टू बता रहा है कि टू मशीन आर, जो है टू मशीन हमारे पास लगते हैं आर एक यूनिट बनाने में। ठीक है, टू मशीन आवर्स लगते हैं एक यूनिट बनाने में। बी में 1.5 मशीन आवर्स लगते हैं एक यूनिट बनाने में। एंड 2.5 मशीन आवर्स लगते हैं सी में एक यूनिट बनाने में। तो अगर मैं बात करूं, टू मशीन आवर्स लगते हैं एक यूनिट बनाने में। टू मशीन चलो भाई, टू मशीन आवर्स लगते हैं एक यूनिट बनाने में, तो इसको मैं अगर मल्टीप्लाई कराऊं, कितने यूनिट्स बने हैं? 1500 ए में। तो मेरे पास टोटल मशीन आवर्स आ जाएंगे। एक मशीन आवर को मैं अगर जितने नंबर ऑफ यूनिट्स बने हैं उससे मल्टीप्लाई करा दूं, तो यहाँ पे मुझे पता चल गया 3000 मशीन आवर्स टोटल। यहाँ पे देखते हैं, 1.5 मशीन आवर्स लगे हैं एक यूनिट बनाने में, मुझे चाहिए 2500 यूनिट्स पे। यहाँ देखते हैं 2.5 मशीन आवर्स लगे हैं एक यूनिट बनाने में, मुझे चाहिए 14,000 पे। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल आ गए। इन टोटल मशीन आवर्स को ऐड कर लेते हैं, तो 41,750 टोटल मशीन आवर्स आ गए। अब यहाँ पे वर्किंग जो कर रहे थे हम, यहाँ देखते हैं टोटल मशीन आवर्स की कॉस्ट कितनी थी? 17278,800। इसको मैं डिवाइड करा रहा हूँ टोटल मशीन आवर्स से, ताकि मुझे पता चल जाए एक मशीन आवर्स पे कितने टाइम लगे। तो वो 414 है। अब सिमिलरली इस 414 को, जो कि एक उस पे था, इसको मैं जितने जितने आवर्स लगे हैं उससे मल्टीप्लाई करा दूंगा। यहाँ पे 3000 लगे हैं, 414 को यहाँ पे 3750 है, और सिमिलरली 414 को यहाँ पे 35,000। तो ये इस तरीके से सारी हमारी मशीनरी रिलेटेड कॉस्ट जो थी, इसकी नंबर ऑफ, इसकी बेसिस में क्या लिखूंगा? मशीन आवर्स। ठीक है, थर्ड कॉस्ट पे चलते हैं। थर्ड कॉस्ट थी हमारे पास मशीन मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट। ठीक है, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट की बेसिस क्या है? नंबर ऑफ मूवमेंट ऑफ मटेरियल। ठीक है, जितने नंबर ऑफ मूवमेंट ऑफ मटेरियल होंगे उतनी हैंडलिंग कॉस्ट आ रही होगी, तो ये हमारे पास सुटेबल बेसिस है। तो मूवमेंट खाली मैं बेसिस पे लिख देता हूँ, ताकि जगह भी नहीं है। मूवमेंट ऑफ मटेरियल सेट हो गया। तो इसको भी ऐसे रखते हैं एंड में ताकि सारी वर्किंग ठीक है। मटेरियल हैंडलिंग, अच्छा अभी हम बात कर रहे थे मटेरियल हैंडलिंग, इसकी बेसिस है मूवमेंट ऑफ मटेरियल। तो मूवमेंट ऑफ मटेरियल हमें फाइंड करके सारी दी हुई है कि ए में 15 मूवमेंट्स हैं, 25 हैं, सी में 90 है, और टोटल 130 है। तो कॉस्ट हमारे पास है 15,118,950 हैंडलिंग की। इसको डिवाइड कराऊंगा 130 से, ताकि एक एक मुझे आ जाए, पर अमाउंट मिल जाए। फिर उसको जितने जितने मूवमेंट हुए हैं उससे मल्टीप्लाई करा देंगे। तो हर कॉस्ट में ऐसे ही करना होता है, टोटल कॉस्ट पकड़ते हैं, टोटल उससे से डिवाइड करा देते हैं, ताकि एक की पता चल जाए। एक को फिर जितने जितने डिपार्टमेंट्स में हुए वो होते हैं उससे मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो टोटल कॉस्ट है 15,118,950। यहाँ वर्किंग कर लेते हैं। टोटल हमारे पास कॉस्ट है हैंडलिंग की 15,118,950। इसको मैं डिवाइड करा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ लिखना पड़ेगा। डिवाइड करा रहा हूँ, टोटल मूवमेंट है 130। ये एक की आ गई। ठीक है, अब इसको मैंने मल्टीप्लाई कराने, किस किस से? इनकी अपनी इंडिविजुअल से, कि ए में कितने लगे हैं। 116,300 को मल्टीप्लाई कराऊंगा 15 से, फिर 25 से, और फिर 90 से। 15 से इसको मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा 25 से, और इसको मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा 90 से। ठीक है, 15, 25 और 90, ए बी सी तीनों में चले गए। मटेरियल हैंडलिंग भी हो गई। अब हमारे पास लास्ट बच गई मटेरियल हैंडलिंग के बाद इंस्पेक्शन की। तो इंस्पेक्शन, जैसे ओवरहेड्स का हमारे पास चैप्टर है, वैसे ही बिल्कुल मिलता जुलता है, बस थोड़ी सी वर्डिंग चेंज है और थोड़े से हल्के फुल्के से कॉन्सेप्ट चेंज है। तो इंस्पेक्शन की कॉस्ट भी हमें पता है, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन भी हमें दिए हुए हैं। जैसे हमने ये वाली कॉस्ट बांटी है, वैसी तरह से ये वाली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं।
टोटल वर्किंग में अगर बात करें तो वर्किंग में टोटल कॉस्ट है 1,799,8,750। इसको मैं डिवाइड कराऊंगा, इसको मैं डिवाइड कराऊंगा किससे, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन टोटल 1030 से, ताकि मेरे पास एक की कॉस्ट आ जाए। अब इसको हर इंडिविजुअल में जितने जितने हुए हैं उसको मल्टीप्लाई करा देते हैं। यहाँ पे हुए हैं ए में 160, बी में 190 और फिर 680, 160 190 और 680, 160 190 680। ठीक है, तीनों में चलिए। तो हमारे पास सेटअप भी हो गई, मशीनरी भी हो गई, हैंडलिंग भी हो गई, इंस्पेक्शन भी हो गई। इसको हमने बांटा है नंबर ऑफ, इसकी बेसिस क्या हो जाएंगी, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन। तो ये सारी हमारे पास वर्किंग हो गई है। इसका पहले सम कर लेते हैं। टोटल कॉस्ट को मैं ऐड कर रहा हूँ ताकि ए बी सी की तीनों की मुझे टोटल कॉस्ट पता चल जाए। ये तो वर्किंग का कॉलम था वैसे भी। तो ये क्या आ गई मेरे पास, टोटल कॉस्ट आ गई। ठीक है। अब इन्होंने हमसे क्या मांगा था, कैलकुलेट कैलकुलेट पर यूनिट कॉस्ट फॉर ईच प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये तो हमारे पास टोटल आ गई ना, तो इसको अब मैं यूनिट से अगर मैं डिवाइड करा दूं, यूनिट से डिवाइड करा दूं तो मेरे पास पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। यूनिट कितने हैं, 1500 टू 500 14,000, यहाँ पे भी लिखे हुए हैं। तो 1500 टू 500 14,000। तो अमाउंट और यूनिट्स, तो अमाउंट पर यूनिट आ जाएगी। कॉस्ट पर यूनिट लिख लें या इसको डिवाइड कराते हैं, यहाँ पे इसको डिवाइड कराते हैं। ये ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट हमारे पास आ गई 3733 4593 और 5500। तो इतनी वर्किंग में हमने क्या सीख लिया कि जितने भी हमारे पास ओवरहेड्स थे उनको हमने एक्टिविटीज में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसको बॉर्डर कर लेते हैं और इसको अलग कर देते हैं ताकि अलग से बता जाए। ये हमारे पास छोटी सी एक वर्किंग थी, ज़्यादा इसमें वर्किंग की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अब यहाँ पे जो है अपना फाइनल आंसर कर लेते हैं, क्योंकि टोटल कॉस्ट हमें फाइंड करनी है, ये सिर्फ ओवरहेड्स की हमारे पास आ गई है। तो डायरेक्ट मटेरियल और लेबर भी था हमारे पास, तो टोटल कॉस्ट अगर फाइंड करें ए बी सी की, ए है, बी है और सी है, ये फाइनल आंसर जो है अपना बना रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले जो है मटेरियल की कॉस्ट आ जाएगी। अच्छा, इसमें प्रॉफिट वगैरह कुछ भी फाइंड नहीं करना क्योंकि सेल्स भी नहीं दी थी हमें, ना सीएम वगैरह निकालना है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन। तो मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट ऑलरेडी इन्होंने दे दी, 2200 1320 और 2750। ठीक है, ये हमारे तीनों कॉस्ट दे दी। मटेरियल के आगे अब डायरेक्ट लेबर की अमाउंट कैसे निकलेगी वो देख लेते हैं। तो जिस तरह हमने मशीन में ये वर्किंग की थी कि मशीन आवर्स पर यूनिट दिए हुए थे, तो टोटल हमने मशीन आवर्स निकाल लिए थे। सिमिलरली यहाँ पे लेबर आवर्स पर यूनिट दिए हुए हैं, मतलब एक यूनिट बनाने में ए बी और सी में कितने आवर्स लगते हैं। तो अगर मैं इसको नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करा दूं तो टोटल मशीन आवर्स आ जाएंगे। तो यहीं पे अगर इस वर्किंग को थोड़ा सा, यहीं पे अगर मैं करूँ, लेबर आवर्स पर यूनिट जो कि क्वेश्चन में दिए हुए हैं वो कितने हैं, पहले वो लिख लेता हूँ। अच्छा, ये मैं ज़्यादा वर्किंग इसलिए कर रहा हूँ ताकि किसी को डिटेल में अगर समझना है या कुछ भी कॉन्सेप्चुअल क्लियर हो जाए। अब होगा क्या कि पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो इतनी डिटेल वर्किंग नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि सामने सामने चीज़ें लिखनी है। अभी हमने क्या करना है, इस 1 को 1500 से मल्टीप्लाई कराना है तो डायरेक्ट हो जाएगा ये। लेकिन वर्किंग में प्रॉपर इसलिए है कि क्योंकि अभी सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी तो तेज हो जाएंगे। लेबर आवर्स पर यूनिट कितने दिए हैं, 1 2 और 1.5, 1 2 और 1.5 को पॉइंट्स में कर लेते हैं। ठीक है, अब लेबर आवर पर यूनिट आ गए, मतलब एक यूनिट बनाने में 1 आवर्स लगते हैं। तो 1500 यूनिट्स बनाने में कितने लगेंगे, तो मल्टीप्लाई करा देते हैं। टोटल अगर मैं लेबर आवर्स निकालूं, ठीक है, तो एक यूनिट बनाने में 1 आवर लगता है, तो 1500 में कितना लगेगा। सिमिलरली एक यूनिट बनाने में 2 आवर्स लगते हैं, तो 2500 में कितने लगेंगे। यहाँ ज्यादा आएंगे क्योंकि यूनिट्स भी ज्यादा है ना, 14,000 यूनिट्स हैं, तो 21,000 आ गए। तो टोटल अगर मैं आवर्स कर लूँ जो कि नीड नहीं है मुझे, तो मेरे पास 27,500 आ रहे हैं। तो ये मेरे पास आवर्स आ गए हैं। ठीक है, आवर्स यहाँ पे लिख लेते हैं, डायरेक्ट लेबर या खाली लेबर लिख लेते हैं।
अच्छा, ये हमने क्यों किया? ये हमें नीड ही नहीं थी, हमें इसको मल्टीप्लाई कराने की नीड ही नहीं थी, टोटल लेबर आवर्स निकालने की नीड ही नहीं थी, चाहिए ही नहीं थे, हमें तो बस पर यूनिट की अमाउंट चाहिए थी। खैर, एक चीज़ हमने समझ ली, कोई बात नहीं। लेबर आवर पर यूनिट 1, जो कि यहाँ पे भी दिए हुए हैं। ठीक है। एक यूनिट बनाने में 1 आवर लगते हैं, और मल्टीप्लाई करा देंगे इसके लेबर आवर के रेट से। 600 पर आवर का रेट है हमारे पास। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी है? 600 पर आवर। एक आवर में का जो रेट है वो 600 है। तो 600 एक आवर्स का रेट है, और यहाँ पे आवर्स हमारे पास हैं भी एक ही, तो मल्टीप्लाई। यहाँ पे भी 600 जो है पर आवर का रेट है, और यहाँ पे आवर्स कितने हैं? 2। यहाँ पे 600 पर आवर का रेट है, और यहाँ पे आवर्स कितने हैं? 1.5। तो ये चीज़ हमने एक एक्स्ट्रा सीख ली कि टोटल लेबर आवर्स किस तरह से निकालने हैं, अगर किसी क्वेश्चन में चाहिए हुए तो वो इस तरह से निकलेंगे। यहाँ पे नहीं थी नीड। यहाँ पे पर यूनिट का हमें लेबर आवर्स दिए हुए थे, और लेबर जो है उसकी अमाउंट भी दी हुई थी, पर आवर की हमें अमाउंट भी दी हुई थी। तो हमारे पास मटेरियल भी आ गया, लेबर भी आ गया, ओवरहेड्स रख लेते हैं यहाँ पे। ओवरहेड्स जो हमने ऊपर फाइंड किए हैं, 5500, 4593, 3733। तो इस तरीके से ये हमारे पास टोटल अमाउंट आ गई, इन सबको ऐड कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट। अगर किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, मैं उसको डिटेल में, अगर नहीं मतलब उसको समझ नहीं आया तो मैं उसको और समझा सकता हूँ। क्योंकि जब रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो सब जितने भी सारी हैं हमारे पास स्टूडेंट, उनको देख के रिकॉर्ड कर रहे होते हैं कि सबको मैक्सिमम पॉसिबल चीज़ें जो हैं वो कम टाइम में समझ आ जाएं। तो आई होप ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। ये एक अच्छा क्वेश्चन था। काफ़ी मतलब 2018 के अटेम्प्ट में आया हुआ है, जब रिटर्न शायद पेपर हुआ करते थे। तो इसको लाजमी, अगर डिटेल क्वेश्चन जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनमें से इस क्वेश्चन को भी लाजमी प्रिपेयर कर लें। तो